हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आर्ट एंड कल्चर की लेक्चर सीरीज में। चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे और जो बेस बुक हम बनाएंगे इस लेक्चर सीरीज में वो होगी हमारी नितिन सिंघानिया की लेटेस्ट एडिशन की बुक आर्ट एंड कल्चर। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक ये होती है और आर्ट एंड कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए आप इसके ऊपर ईजिली रिलाई कर सकते हो। पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया। अब हिस्ट्री में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो तो ये टॉपिक जो है आप पढ़ते रहते हो, जिसके अंदर आप पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ते रहते हो। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ही कंटेंट आपको यहाँ पर जनरली मिलेगा। कुछ एडिशनल फैक्ट्स और जो एनालिसिस मिलेगी उसको वैल्यू एडिशन के तौर पर अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री नोट्स के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर लेना, ताकि आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो रिवीजन है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो जाए। एक एक चैप्टर को हम डिकोड करेंगे। जनरली वैसे आर्ट एंड कल्चर में मैं तो शुरू से ही पहले चैप्टर से ही लेकर इसको चल रहा हूँ, लेकिन जो डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, अलग अलग स्टेट के जो फेस्टिवल्स हैं, कस्टम्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, ये सब जनरली आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है। शुरू के कुछ चैप्टर्स के अंदर आपको हिस्ट्री के कॉम्पोनेंट देखने को मिलेंगे और बाद में प्रॉपर जो इंडिया का कल्चर होता है उसके ऊपर चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर का हमारा नाम है ना प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया, तो इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। देखो, भारत में जो भारत का इतिहास है, प्री हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है उसका टाइमलाइन बहुत बड़ा है। टाइमलाइन क्यों बड़ा है? क्योंकि हम प्री हिस्ट्री को सिंपली ये वर्ड कह के डिनोट नहीं करते हैं कि दैट इज प्री हिस्ट्री। उसके अंदर बड़ी सारी एजेस होती है। पेलियोलिथिक एज, जहाँ पर मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो कवर्ड है। फिर उसके बाद मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। हर एक एज में ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते चले गए। जब ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा तो उसके साथ साथ उनके पास नई स्किल्स आई हंटिंग गैदरिंग की। धीरे धीरे करते हुए न्यूलिथिक एज तक उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू करा, खेती बाड़ी जो है वो करना शुरू करी। और उनके जो टूल्स थे, पहले बहुत रफ टूल्स और बड़े से टूल्स, ऊबड़ खाबड़ प्रकार की उनकी शेप्स होती थी। बाद में उन्हीं शेप्स को उन्होंने रिफाइन करा और न्यूलिथिक एज तक आते आते पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जब मानव सभ्यता एक हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर जाती है, उसके बाद शुरुआत होती है, आगमन होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इस सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो ये वास्ट टाइमलाइन जो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि प्री हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो पेलियोलिथिक एज से होते हुए न्यूलिथिक एज तक जाता है। ठीक है, शुरू में कुछ स्टोन टूल्स जो है वो इंसानों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट करे और आगे चलकर हमें पहला सिविलाइजेशन देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो प्री हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इंसानों की जो जर्नी है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि कैसे इंसानों ने इनोवेट करना स्टार्ट करा, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस करी, क्या क्या साइंटिफिक टूल्स जो हैं, स्टोन टूल्स को बेसिकली हम इन्वेंशन उनकी बोलते हैं कि कैसे वो टूल्स को रिफाइन करते हुए चले गए। तो उसके अंदर कैसे एडवांसमेंट्स इंसानों ने करी, वो कैसे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर अडेप्ट हुए। क्योंकि आप जानते हो कि दोस्तों, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, पहले अर्थ पर चल रही थी आइस एज, उसके बाद आई वार्म एज और अभी हम वार्म एज के अंदर ही हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जब बहुत ज़्यादा हार्श थी अर्थ के ऊपर, जब आइस एज का जो दौरा था वो चल रहा था, उसके बाद जब वार्म एज के अंदर इंसान जो है एंटर करते हैं, तो कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप को अलग अलग एनवायरमेंटल, जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन से अडेप्ट करना सीख गया, ये हमें देखने को मिलता है। और ये एक रिच फाउंडेशन की तरह सर्व करता है हमारे कल्चरल हेरिटेज में, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। क्योंकि प्री हिस्ट्री जो है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अर्ली मैन आपको देखने को मिलते थे। और सबसे पहले इंसानों ने जिस कॉन्टिनेंट के अंदर अपने कदम रखे थे वो था कॉन्टिनेंट अफ्रीका। और इंसानों की दुनिया में पहली बार हमें जो फुटप्रिंट्स देखने को मिले हैं वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री जिसको हिस्ट्री में आपने सुना होगा, तंजानिया। कोई आपसे पूछे इंसानों के फुटप्रिंट, इंसानों के पैर के निशान इस पृथ्वी पर सबसे पहले कहाँ देखने को मिले हैं, तो वो हमें देखने को मिले हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ की एक कंट्री है तंजानिया, वहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक एजेस जो है इंडिया के अंदर, उसका जो टाइमलाइन आपको बताया जा रहा था कि वो बहुत वास्ट टाइमलाइन है, तो वो कैसे पेलियोलिथिक एज से होते होते इंडस वैली सिविलाइजेशन तक प्रोसीड करता है, इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, पेलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। ठीक है,
लिथिक वर्ड का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दो, इस एज को हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, कॉमनली नोन एज पेलियोलिथिक एज। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे? अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने सिंपल स्टोन टूल्स यूज करना यहाँ पर स्टार्ट करे। हैंड एक्सेस यानी कि हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी। अब ये कुल्हाड़ी लोहे की नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि आयरन जो है वो इन्वेंट नहीं हुआ था। आयरन की जो इन्वेंशन देखी जाती है पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो 6th सेंचुरी BC के अंदर इंसानों ने आयरन को इन्वेंट करा था। इन्वेंट करने का ये मतलब है आयरन ऑब्वियसली बात है एज अ रिसोर्स तो ज्योग्राफी में अवेलेबल था ही। इंसानों ने पहली बार उस रिसोर्स को, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर कर उसका यूज केस जाना। शुरू में लेकिन पत्थरों से बनी हुई कुल्हाड़ियों को इंसान इस्तेमाल करते थे। ऐसे स्टोन की शेप्स वाले बड़े सारे उनके पास पत्थर वगैरह अवेलेबल होते थे, ये पत्थर अलग अलग शेप के। इसके पीछे वो लकड़ी का या जो जानवरों की हड्डियां होता है उस हड्डियां होती हैं उसके हैंडल को टाई अप कर देते थे पेड़ की कुछ रस्सियों से, कुछ पतली पतली ब्रांचेस से, और ऐसे करके वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर ये जो हैंड एक्स की बात करी जा रही है कुल्हाड़ी की, ये लोहे की कुल्हाड़ी ना होकर पत्थर की कुल्हाड़ी थी जिसका जो बेस हैंडल था, ठीक है। हैंडल हालांकि बहुत बाद में आया, शुरू में तो इंसान इसको पीछे से पकड़कर ऐसे खोदने के लिए, किसी जानवर को मारने के लिए, उसकी स्किन को उतारने के लिए यूज करते थे। बाद में जब हैंडल उन्होंने यूज करा तो वो हैंडल भी लकड़ी का था या फिर वो किसी जानवर की हड्डी का जो है वो इस्तेमाल करते थे हैंडल के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ टूल्स है जिसको मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। क्लीवर्स, स्क्रैपर्स भी उन्होंने यूज करे। अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं जिसका यूज केस अलग अलग होता है, बस हिस्टोरियंस ने इसको नाम दे रखे हैं, साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, अलग अलग नाम होते हैं। मैं आगे चलकर आपको ईजी तरीके से इसको बताऊंगा। तो इंसान जो है अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? वो हंटर्स थे, जानवरों का शिकार करते थे, और गैदरर्स थे, जो भी उनको आसपास चीजें मिल जाती थी, जैसे कुछ पेड़ मिल गए, उसके रूट्स मिल गए, श्रब्स मिल गए, हर्ब्स मिल गए, पेड़ों की पत्तियां मिल गई, उनको कुछ फल मिल गए, कुछ सब्जियां मिल गई, उसको तोड़कर वो उसका सेवन करते थे, उसको वो खाते थे। खेती बाड़ी का आगमन, एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट था वो इस एज के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और इंसान इस एज के अंदर, पेलियोलिथिक एज के अंदर घुमंतु थे। वो अपने खाने और शेल्टर की प्राप्ति के लिए, ठीक है, फूड और हाउसिंग कंडीशंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे। जब एक जगह के रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो ऐसी जिंदगी बिताने वाले इंसानों को हम लोग कहते हैं कि वो नोमैड्स थे, वो नोमैडिक लाइफ बिताते थे, तो देवर नोमैड्स। नोमैड्स को हिंदी में कहा जाता है घुमंतु, जो एक जगह पर ठहरता नहीं है, एक जगह पर उसकी कम्युनिटी और वो इंसान वहाँ पर रह रहे होते हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज़ करा जाता है। जब वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं हंटिंग और गैदरिंग के लिए। एक जगह इंसान ने ठहरना कभी स्टार्ट करा? किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने के बाद, कि जब इंसानों ने सोचा अब हमें यहीं रहना है, जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है वो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन इस टाइम पर ऐसा नहीं था। अब पेलियोलिथिक एज से होते हुए इंसान जो है वो मूव करते हैं मेसोलिथिक एज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। अब मिडिल स्टोन एज के अंदर क्या था? जो अभी तक उबड़ खाबड़ जो पत्थरों के इंसान औजार यूज करते थे, जो टूल्स यूज करते थे, अब उन्होंने कुछ छोटे छोटे टूल्स जो है वो इन्वेंट करना स्टार्ट करे। और उन्हीं में से एक प्रोमिनेंट टूल्स की कैटेगरी जो थी वो है माइक्रोलिथ्स, ठीक है। इसको आप मिनिएचर टूल्स भी समझ सकते हो। और कुछ कॉम्पोजिट टूल्स उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट करे। कॉम्पोजिट टूल्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक पत्थर लिया, एक बोन का हैंडल आपने बनाया या फिर एक लकड़ी का हैंडल बनाया, दोनों को आपने मर्ज कर दिया, यानी कि लकड़ी का पत्थर से भी तक कुछ लेना देना नहीं था, हड्डी का पत्थर से लेना देना कुछ नहीं था। एक टूल यहाँ से बनाया, दूसरा टूल यहाँ से बनाया, दोनों को जोड़कर एक इंपॉर्टेंट यूज करने वाला उन्होंने टूल बना दिया। ऐसे टूल्स को हम कॉम्पोजिट टूल्स बोलते हैं। तो इंसान इस जमाने में गुफाओं में रहते थे, केव्स में और रॉक शेल्टर्स में वो रहते थे। इसके अलावा वो फिशिंग करते थे, हंट करते थे छोटे छोटे जानवरों को, और वो वाइल्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, जंगली सब्जियों को और फलों को वो गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंसान जो है मूव करते हैं अगली इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं न्यूलिथिक एज। यहाँ पर जो स्टोन टूल्स थे वो पॉलिश थे। इस जमाने के अंदर इंसानों ने खेती बाड़ी करना स्टार्ट करी। कुछ जानवरों को उन्होंने देखा कि ये जानवर फ्रेंडली हैं, अगर हम इनको खाना डालेंगे तो ये हमारी सुरक्षा भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉग,
बहुत वफादार जानवर होता है इंसानों को, ये बहुत टाइम पहले ही इस एज के अंदर समझ में आ गया था। इसके अलावा भेड़, बकरियां, गाय, भैंस वगैरह इंसानों ने उसको पालना शुरू करा। उसको हम कहते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन या एनिमल रेयरिंग। और उनसे बदले में इंसान जो है उनके बॉडीली प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे। जैसे भेड़ों से उनकी वूल मिल गई, बकरियों से, गाय से, भैंस से उनका दूध मिल गया, कुत्ता जो है वो रखवाली के काम आएगा। और ऐसे करके एक इंसान और जानवरों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन स्टार्ट हुआ। हाँ, ये चीज़ अलग बात है कि जिन एनिमल्स को इंसान डोमेस्टिकेट करते थे, ज़रूरत पड़ने पर, वक्त आने पर, अगर उनको, जैसे मतलब मान लो कि बारिश का मौसम चल रहा है और उनको कोई भी एनिमल्स वगैरह इतनी ईजिली हंट करने के लिए मिल नहीं रहा है, या फिर एक जगह है जहाँ पर इंसान अभी तक जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पेड़ पत्तों को कलेक्ट करके खाने के लिए यूज़ करते थे, उनकी अब किल्लत हो गई है, उस रीजन में कमी हो गई है। तो इंसान जो है इस ज़माने के अंदर एक सेकंड पहले भी नहीं सोचते थे, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको मार के भी खा जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी ओवरऑल इंसान ने जानवरों के साथ एडजस्ट करते करते उनको पालना सीख लिया था। इस ज़माने के अंदर पशुपालन जो है वो स्टार्ट हो गया था जानवरों का, ठीक है। और लोग यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट्स के अंदर रहने लगे थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पेलियोलिथिक एज के अंदर इंसान था घुमंतु, नोमैडिक, एक जगह से दूसरी जगह इंसान मूव करते रहते थे। वहीं पर लेकिन नियोलिथिक एज के अंदर आपको परमानेंट सेटलमेंट्स इसलिए देखने को मिलती हैं। इंसान जब एक जगह जाकर रहने लगे, उन्होंने देखा यहाँ पर नदी है, पानी का स्रोत है, और जब हम कुछ क्रॉप्स को डालते हैं सॉइल के अंदर तो इससे नए प्लांट्स बनकर आ जाते हैं और वो प्लांट्स हमें फ्रेश क्रॉप्स देते हैं। तो इंसानों ने देखा अब हमें घूमने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर एक सेटल्ड ज़िंदगी जो है वो बिता सकते हैं। तो इसलिए परमानेंट सेटलमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई। इसके अलावा जब परमानेंट सेटलमेंट के फेज़ में इंसान आया, जैसे जब आपको लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह बहुत लाइफ में भागा दौड़ी करनी पड़ती है, आप नई नई चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है वो रूटीन में बंध गया होता है। पुराने ज़माने में इंसानों के साथ भी ऐसे ही था जब वो नोमैडिक ज़िंदगी बिता रहे थे। जब परमानेंटली वो सेटल हो गए, जब आपकी लाइफ में जैसे स्टेबिलिटी आ जाती है, तो आप लाइफ में फिर अगले कदम के बारे में सोचते हो कि मैं और क्या नया कर सकता हूँ, मैं फ्री टाइम में क्या कर सकता हूँ, क्या क्रिएटिविटी के बारे में सोच सकता हूँ। ये इंसानों की एक जनरल साइकोलॉजी होती है जो कि आज तक बरकरार है। सिमिलरली जब इंसानों को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मिला कि एक जगह पर रुककर हम आराम से अपना जीवन जो है वो बिता सकते हैं, तो इंसानों ने इस टाइम पर फ्री टाइम में, लेजर टाइम में कुछ एक्टिविटीज़ करने के बारे में सोचा। तो इंसान जो है वो घड़े बनाने लगे, मटके बनाने लगे, और भी पॉटरी के टूल्स बनाने लगे। इसके अलावा वो जो है कपड़े बनाने लगे। और जो वीविंग थी उस ज़माने में, जैसे प्रॉपर आज जो कपड़े आप पहनते हो वो वैसे तो नहीं थे, लेकिन एनिमल्स की स्किन को यूज़ करके अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए, सर्दी के मौसम से बचने के लिए, तो वो अलग अलग पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उसकी छाल को निकाल कर, जो पत्थरों के बने हुए जो टूल्स होते थे उससे सुइयाँ बनाकर, नीडल्स बनाकर वो कपड़ों की बुनाई वगैरह करते थे, और कपड़े सिलने के बाद फिर वो उसको पहनते थे। इंसान ने इन सब चीज़ों के बारे में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में इसलिए सोचा इस ज़माने के अंदर, बिकॉज वो एक सेटल्ड ज़िंदगी बिताने लगे थे, परमानेंट सेटलमेंट्स के अंदर वो रहने लगे थे, ठीक है। अब उनको मूव नहीं करना था, वो घुमंतु जीवन नहीं बिता रहे थे। अब जब दोस्तों ये पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज का जो पूरा जो दौरा था वो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद इंसानों की ज़िंदगी बियॉन्ड द स्टोन एज हमें कैसे देखने को मिलती है। अब एडवांसमेंट जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर हुई वो चैल्कोलिथिक एज में जाती है। यानी कि आपको अगर टाइमलाइन जाननी हो तो यू कैन से, पहले आया पेलियोलिथिक एज, फिर मीजोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, और फिर चैल्कोलिथिक एज। अब आगे के ज़माने को चैल्कोलिथिक एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर इंसान अब पत्थरों के अलावा एक मेटल का भी यूज़ करने लगे थे अपने टूल्स को बनाने के लिए, और वो मेटल था कॉपर, ठीक है। तो इसको हम कॉपर स्टोन एज कहते हैं। कंबाइंड तरीके से इंसान कॉपर और स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पर कर रहे थे, तो इसको हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। चैल्को का मतलब कॉपर होता है, और आगे चलकर फिर इसके बाद आयरन एज भी आती है, जहाँ पर अलग अलग मेटल्स जो हैं वो इंसान यूज़ करने लगे, ठीक है। और उनके जो टूल्स के अंदर जो एक रिफाइननेस थी, जो फाइननेस थी, जो वैरायटी थी, उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है इंसानों के टूल्स के अंदर। इंसान एक जगह से दूसरे का व्यापार भी करने लगे, और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का दोस्तों ये मतलब होता है कि अभी तक तो जो लोग थे वो एक जगह पर सेटल्ड थे, खेती बाड़ी करते थे नियोलिथिक एज तक।
अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का क्या मतलब है, लोगों ने अपनी सोसाइटीज़ को गवर्न करने के लिए कायदे कानून बनाए, ठीक है। बहुत सारी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी वो लोगों के साथ आकर इंटरेक्ट करती रही। जब इनका व्यापार होता था तो ये देखते थे कि दूसरी जगह के लोग क्या खा पी रहे हैं, क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से वो पॉटरी बना रहे हैं, और वहाँ की जो चीज़ें थी, वस्तुएं जो थी, वो यहाँ पर आती थी और यहाँ की वहाँ जाती थी। तो इस तरीके से सोसाइटीज़ के बीच में इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो कम्युनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा नर्चर्ड होकर डेवलप हुई, ठीक है। इसके अलावा जब ये स्टोन एज का पूरा सिलसिला खत्म हो जाता है तो फिर इंसान मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट सिविलाइजेशन एरा, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हमें मोर देन 1400-1600 साइट्स देखने को मिलती हैं। देन वाई ओनली हड़प्पा? क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, इसकी वजह से इमरजेंस होता है आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका टाइम पीरियड चलता है 2600 से लेकर 1900 बीसी तक। और ये दुनिया का वन ऑफ द फर्स्ट अर्बन कल्चर था। वन ऑफ द फर्स्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हिस्टोरियंस के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है इस बात को लेकर कि क्या सबसे पुरानी जो मानव सभ्यता थी, वेदर इट वॉज इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इट वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो अलग बात है कि साल 2015 या 16 के आसपास जो आईआईटी खड़गपुर है हमारे देश का, उसने कुछ फाइंडिंग्स ऐसी निकाली थी खुदाई करके, एक्सकवेशंस करके, जिसके बाद ये क्लेम करा गया था कि कुछ चीज़ें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मिली हैं वो इतनी पुरानी हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन को भी उसने पीछे छोड़ दिया। तो उस बेसिस पर आईआईटी खड़गपुर के कुछ ये रिसर्च स्कॉलर्स ने क्लेम करा था डैट इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। तो आप ऐसे करके इसको क्लेम मत करना, बस आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हो कि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स, ठीक है। तो अगर ये वन ऑफ द फर्स्ट था तो इसके साथ पैरेलल हमें सिविलाइजेशंस और कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जो पैरेलल सिविलाइजेशंस जो थे, एक था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दूसरा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये तीनों सिविलाइजेशन एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। यानी कि जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था तब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता था, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता था। जैसे ही इन तीनों सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग फेज शुरू होता है, उसके बाद एक प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन इमर्ज होता है जिसका नाम था चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे बाद में तो हमें इस डिबेट में फंसना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अगर आईआईटी खड़गपुर की रिसर्च स्टडीज़ के बेसिस पर अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वन वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन इजिप्शियन, फिर मेसोपोटामियन और फिर चाइनीज सिविलाइजेशन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी सिविलाइजेशन एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, तो आंसर विल बी मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक पर्सन का जिक्र करा जा रहा है, जिनका नाम था सर जॉन लुबोक, ठीक है। 1865 में, साल 1865 में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, सिंपल नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उसके अंदर ये जो प्री हिस्ट्री वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये पहली बार किसने यूज़ करा था? सर जॉन लुबोक ने ही इसको यूज़ करा था कि एक नई फील्ड ऑफ स्टडी इन्होंने बनाई थी प्री हिस्ट्री, कि ये इंटरेस्टेड थे इस चीज़ को जानने में कि बहुत पुराने समय में इंसान जो है जब पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने कैसे अपना जीवन जो है वो गुजारना शुरू करा, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, और धीरे धीरे करते करते आज जो मानव सभ्यता में देखने को मिलती है उसके रूट्स क्या है, उसकी जड़ क्या है। तो इसके लिए इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड ना करते हुए एक टर्म दे दिया कि सबसे पुरानी जो हिस्ट्री है उसके लिए इन्होंने एक टर्म जो है वो दिया प्री हिस्ट्री। और बाद में फिर अलग अलग हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड भी करा, वो हम आगे चल के जानेंगे। जैसे एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्ट्री, ठीक है। तो इसी बेसिस पर टाइम पीरियड्स को भी डिवाइड करा जाता है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। अब लुबोक ने स्टोन एज को क्लासीफाई करा दो प्रोमिनेंट टाइम पीरियड्स के अंदर। एक इन्होंने बोला पेलियोलिथिक एज और एक उन्होंने बोला न्यूलिथिक एज। इनके अकॉर्डिंग, सिर्फ सर जॉन लुबोक के अकॉर्डिंग अपनी किताब में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्होंने स्टोन एज को सिर्फ दो ही कैटेगरीज में बाइफरकेट करा था।
एक ओल्ड स्टोन एज जिसको हम पेलियोलिथिक एज कहते हैं, और दूसरा न्यू स्टोन एज जिसको हम न्यूलिथिक एज कहते हैं। ना ही इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी अपनी किताब में, ना ही इन्होंने चैल्कोलिथिक कल्चर की बात करी, और ना ही इन्होंने मीसोलिथिक कल्चर की बात करी। इन्होंने सिर्फ अपनी किताबों में पेलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के अंदर ही डिवाइड करा है स्टोन एज को। ठीक है, यहाँ तक आई होप सारी बातें आपको क्लियर है। तो यहाँ पर फिर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि फ्रॉम द फर्स्ट स्टोन टूल टू द फर्स्ट सिटी। ये जो इंडिया की प्री हिस्ट्री की जो पूरी की पूरी कहानी है, ये कहानी एक्चुअली हमें ये दिखाती है कि इंसानों ने धीरे धीरे करते हुए इतिहास में कैसे अपनी जड़ें बनाकर अपने आप को सिविलाइज करा, उनकी लाइफ में एडवांसमेंट्स आती हुई चली गई और उन्होंने कैसे प्रोग्रेस करी। ठीक है, कि कहाँ इंसान पहले नंगे पुंगे होकर घूमते थे, फिर उन्होंने ये देखा कि शरीर को हमें ढकना चाहिए, और कहाँ आगे बढ़ते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन से होते हुए आज हम साल 2026 में बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप में और मुझ में एक दूरी होने के अलावा भी आप मुझे सुन सकते हो। ठीक है, आप मेरे लेक्चर देख सकते हो, आप मेरी बातों को समझ सकते हो। तो कहाँ से इंसानों ने अपनी शुरुआत करी थी और कहाँ हम आकर पहुँचे हैं, तो ये पूरा का पूरा इतिहास है ह्यूमन प्रोग्रेस का। ठीक है, जनरल से एक बात है, कुछ रट्टा मारने वाली बात नहीं है, क्योंकि बुक में सब कुछ दे रखा है इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, एक्स्ट्रा ही लिखा है, कुछ भी कम नहीं लिखा है। ठीक है, छोड़ना में कुछ भी नहीं है, एक बार के लिए रीड करने में कोई नुकसान नहीं है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर, अलग अलग फेजेस के अंदर। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री को आप अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हो, और वो टाइम पीरियड किसके बेसिस पर आप उसको डिवाइड करोगे। तो सिंपल क्लासिफिकेशन जो यूज करी जाती है वो यूज करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। अलग अलग औजार, अलग अलग चीजें, पत्थरों की बनी हुई, आगे चलकर मेटल्स की बनी हुई इंसान क्या क्या यूज करते थे, उसके बेसिस पर एंशिएंट हिस्ट्री को डिवाइड करा जाता है। ठीक है, अब याद रखना अभी हम भारत के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि पूरी दुनिया का प्राचीन इतिहास। ठीक है, फिर हम स्पेसिफिक होकर जब कुछ साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम्स को देने वाले हैं, तो हम स्पेसिफिक होकर फिर भारत के ऊपर आ जाएंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास। अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो प्राचीन विश्व का इतिहास है, यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और उस टाइम पर भारत के अगर आप प्राचीन इतिहास की बात करो या पूरी दुनिया के अगर आप प्राचीन इतिहास की बात करो, वहां पर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। उसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स जो इंसान यूज करते थे। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको मेजर क्लासिफिकेशन बताई ना स्टोन एज की, पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, मैंने अभी आपको ये भी बताया, आपने हिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंसानों का इतिहास कौन सी एज के अंदर कवर्ड है, अगर ये किसी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या मार्क करोगे, तो पेलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो सबसे बड़ा, सबसे एक्सटेंसिव टाइम पीरियड है। उसी के अंदर सबसे ज़्यादा इंसान का जो इतिहास है वो छुपा हुआ है। ठीक है, अब पेलियोलिथिक एज का इतिहास इतना बड़ा है तो हिस्टोरियंस ने उसको भी 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया है। कैसे? पेलियोलिथिक एज को आप 3 पार्ट्स में फर्दर बाइफरकेट कर सकते हो, लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, मिडल पेलियोलिथिक पीरियड और अपर पेलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद आ जाता है आपका मीसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, आयरन एज, और उसके बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लोअर पेलियोलिथिक टाइम पीरियड जो है, ये टाइमलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये एक्सटेंड होता है अप टू 1 लाख BC। ठीक है, 1 लाख BC अगर आप इसको काउंटिंग करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1 लाख BC तक ये टाइम पीरियड खिंचता है, जिसको हम कहते हैं लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो 1 लाख से 40,000 BC है। आपको दोस्तों ये तो पता ही होगा ना, जिस भी टाइम पीरियड को हम BCE या BC कहते हैं, फुल फॉर्म वैसे इसकी होती है बिफोर कॉमन एरा, और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इसको पहले बिफोर क्राइस्ट भी बोला जाता था, लेकिन कुछ लोग ऑफेंड हो जाते थे कि हम क्रिश्चियनिटी को बेस बनाकर हिस्ट्री को क्यों रेफर कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही हम रेफरेंस ईयर क्यों मान रहे हैं। तो अब हिस्टोरियंस ने यूज करना शुरू कर दिया, BC को रिप्लेस कर कर। पहले BC और AD चलता था, अब BCE चलता है और CE चलता है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। ठीक है, तो BC में टाइमलाइन जो है उल्टे से चलती है और 0 तक आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे BC के टाइम पीरियड को अगर आपको डिनोट करना है तो आप बोलोगे पहले साल चल रहा है 10। ईजी एक मैं आपको नंबर से बता रहा हूँ, जैसे आपसे कोई पूछे अभी हम साल 2026 के अंदर बैठे हुए हैं, अगला साल कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर 2027 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, 29, 30, ऐसे करते करते आप नंबर बोल रहे हो, आप हायर नंबर बोल रहे हो।
अगर आपसे कोई पूछे बीसी टाइम पीरियड में कि अगर ये जैसे 10 बीसी का साल चल रहा है, अगला साल कौन सा होगा, क्या 11 होगा? नहीं, 11 नहीं होगा, 9 होगा। तो 10 9 8 करते करते ऐसे 2 1 0 तक मतलब ये आ जाएगा। और 0 के बाद जो नंबरिंग है वो 1 2 3 4 करते करते ऐसे ही चल रही है। तो यानी कि अभी जो हम बैठे हुए हैं, जैसे पहले था ये बीसी, बीसी उल्टा चलता है साल, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं नंबर, लेकिन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं। 10 बीसी के बाद आएगा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। उसके बाद प्रॉपर ऑर्डर में जैसे जो नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 करते करते ऐसे जो टाइमलाइन चलेगी उसको हम सीई कहते हैं, कॉमन एरा। तो आज आपसे कोई पूछे हिस्ट्री के हिसाब से हम कौन से साल में बैठे हुए हैं, तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, हम साल 2026 में बैठे हुए हैं। साल 2026 आपका आंसर ठीक है, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से आप उसको प्रॉपर तरीके से डिनोट कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर हम साल 2026 सीई के अंदर बैठे हुए हैं, कॉमन एरा के अंदर बैठे हुए हैं। इसके बाद साल 2027 सीई आएगा, 2028 सीई आएगा, 2029 सीई आएगा, 2030 सीई आएगा, ऐसे करके 1 से जो चलना शुरू हुआ था, आज हम 2026 तक बैठे हुए हैं और ये टाइमलाइन आगे चल रही है। तो आप में से जिसको पता था अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मिडिल पेलियोलिथिक का टाइम पीरियड जो है वो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक जाता है। अपर पेलियोलिथिक जो है उसका टाइमलाइन 40,000 से 10,000 बीसी तक जाता है, ठीक है। अब आप इसको अगर देखो, क्यों बोला जाता है कि इंसान का ज़्यादातर इतिहास जो है वो पेलियोलिथिक एज के अंदर कवर्ड है? अगर आप तीनों पेलियोलिथिक एज को कंबाइन कर दो, एक आपका ये है लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी टाइमलाइन को देखोगे, 1 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक कितनी बड़ी रेंज है। 1 लाख साल से लेकर 10,000 बीसी तक का साल, इतना ज़्यादा इतिहास इसके अंदर मानव इतिहास कवर्ड है। उसके बाद आता है मीजोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 10,000 टू 7,000 बीसी। फिर नियोलिथिक, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, 7,000 टू 2,000 बीसी। फिर चैल्कोलिथिक पीरियड, जिसको हम स्टोन कॉपर पीरियड कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर चैल्कोलिथिक पीरियड के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंसान जो है वो पत्थरों के औजारों को तो यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसके साथ एक मेटल जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो गया था, उसके भी टूल्स इंसान बनाने लगे थे और वो मेटल था कॉपर, ठीक है। उसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 3,000 टू 700। अब आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे करते करते हम 0 के पास आने वाले हैं, और 0 के बाद जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है, फिर वो शुरुआत होती है। आप उसको अर्ली मेडिवल हिस्ट्री बोलो या मेडिवल हिस्ट्री बोलो, सी का जो दौरा है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका चलता है यहाँ पर आयरन एज, जो कि है 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल पीरियड जो इंडिया के अंदर है, ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल पीरियड जिसको हम एक रेफरेंस पीरियड मानते हैं, जो प्रॉपर तरीके से हम मानते हैं कि ये एक रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल पीरियड है। रिकॉर्डेड क्यों बोला जा रहा है? मतलब हिस्टोरिकल पीरियड के ट्रेसेस औजारों के टर्म्स में तो हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। हमें भी भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली है जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पेलियोलिथिक साइट्स इंडिया के अंदर पाई गई हैं, मीजोलिथिक साइट्स पाई गई हैं, न्यूलिथिक साइट्स पाई गई हैं, चैल्कोलिथिक साइट्स पाई गई हैं, ठीक है। लेकिन जिसका हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो ज़माना कौन सा है मानव इतिहास का, प्राचीन भारत के इतिहास का? तो डैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC का टाइम पीरियड के ऊपर हमारे पास सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि शुरू हुआ था अराउंड 2500 BC, ठीक है। टाइमलाइन अलग अलग किताबों के अंदर वेरी करती है, इतना ज़्यादा आपको उसके पीछे नहीं बढ़ रहा है, मोटा मोटी बस एक आपको अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ पर होकर तो हिस्टोरियंस भी नहीं बता सकते, उनके बाप भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो उस टाइम पर कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। हम सिर्फ कार्बन डेटिंग मेथड से, या जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड भी कहते हैं, उससे सिर्फ मशीन की एक टेक्निक होती है बेसिकली, कि जैसे इस दुनिया में जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उसके अंदर कार्बन का कंटेंट होता है। साइंटिफिक चीज़ आपको समझनी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक टेक्निक होती है, हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट जिसको इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में जाकर, कि जैसे आपको ये पता लगाना है कि कहीं से आपको कोई मटका या घड़ा या इंसान की डेड बॉडी या जानवर की डेड बॉडी या कोई पुराना बहुत प्लांट है जो सड़ गया है, उसके ट्रेसेस आपको देखने को मिले, तो आप कैसे पता लगाओगे उसकी एज? तो वहाँ पर कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको पता लगाया जाता है कि कार्बन का कंटेंट है कितना। देखो, जब हम जिंदा होते हैं ना,
तो कार्बन हमारे अंदर एंटर करता रहता है, हमारे अंदर कार्बन बनता रहता है। कहाँ से आता है? जो हम खाना पीना खाते हैं। जिस दिन हम मर जाते हैं वो कार्बन उसी जगह पर स्थिर हो जाता है, और जब हमारी डेड बॉडी किसी जगह पर पड़ी रहती है तो वो कार्बन धीरे 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 करते शरीर से निकलने लग जाता है। तो ऐसे करते हुए जो साइंटिस्ट हैं वो ये पता लगाते हैं कि अगर ये जिंदा होता तो उसके अंदर कितना कार्बन कंटेंट होता है। और उसका ना देखो, कार्बन का शरीर से जो निकलता है, मतलब जैसे मैं मान लो एक रफ आइडिया देता हूँ, 100 कार्बन से बना हुआ है मेरा शरीर, तो 5 साल में 1 कार्बन का मॉलिक्यूल मेरे शरीर से निकलेगा। एक अंदाजा दे, मतलब एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, ऐसा होता नहीं है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मान लो रूल ये कहता है कि मेरे शरीर से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर से जब वो डेड हो जाते हैं, मैं मान लो मर गया, मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो मेरे अंदर 100 कार्बन थे, 100 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे। एक एक कार्बन का जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, वो हर 5 साल में निकलेगा, तो 5 साल के बाद 99 है, ठीक है। तो अगर किसी को पता लगाना है लेबोरेटरी कंडीशन में जाकर के मुझे मरे हुए कितना टाइम हो गया, तो वो कार्बन को काउंट करेंगे, मेरे शरीर में से निकले 99 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन कम है, और रूल ये कहता है कि एक कार्बन शरीर से 5 साल में, मृत शरीर से 5 साल में बाहर निकलता है, तो इसके बेसिस पर एक अंदाजा लग जाएगा कि मुझे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे करके जो एज पता लगाई जाती है उसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है, या जिसको रेडियो कार्बन मेथड आप कुछ भी कह लो, वो सबसे ज़्यादा फेमस मेथड है हिस्ट्री के अंदर। पुराने अवशेष जो मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, उसकी एज पता लगाने के लिए, ठीक है। अब हमारी इस बुक में, नितिन सिंघानिया में, चैप्टर के बीच में डिड यू नो दे रखा है। आप इसको फैक्ट फाइल की तरह मतलब समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट अच्छे फैक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और मैंने डायग्राम्स वगैरह लगाकर काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर रखा है। तो हमारा पहला जो डिड यू नो का बॉक्स है वो ये कहता है कि ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड जो पेलियोलिथिक टूल भारत के अंदर, याद रखना, भारत के अंदर सबसे पुराना जो पेलियोलिथिक एज का, ठीक है, इस वाली एज का, पेलियोलिथिक एज का जो टूल पाया गया है वो क्या है? तो वो है पल्लावरम हैंड एक्स। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि हैंड एक्स जो है ऐसे कुल्हाड़ी नहीं थी, पहले पत्थरों की बनी हुई थी जिसके पीछे बोन या फिर लकड़ी का हैंडल लगा रहता था। इसको किसने डिस्कवर करा था? इसको ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा था, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब ये तो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी से वाला फैक्ट हजारों लाखों बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी दे रखा है तो मैंने आपको बता दिया। रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में, इनके बारे में एक बात और कही जाती है, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, ठीक है। इनको इंडियन प्री हिस्ट्री का बाप बोला जाता है। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करके हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के जो राज जो छुपे हुए थे, जिसको हम कभी शायद से पता भी नहीं लगा पाते, अंग्रेज यहाँ पर आए थे। उसकी वजह से एक चीज़ ये अच्छी हुई कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खोला, अलग अलग जगह पर जाकर खुदाई करी। खुदाई करने के बाद जो उनको अवशेष मिलते थे उसको वो लेबोरेटरीज में लेकर जाते थे। उसके ऊपर रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जैसी जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं वो अपनाए जाते थे। और बहुत सारी चीज़ें हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास में जो देखने को मिली हैं वो इनके एफर्ट से मिली हैं, जिनका नाम था सर रॉबर्ट ब्रूस फूट। एंड द फर्स्ट टूल दैट वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, ठीक है, जो कि प्री हिस्टोरिक के पेलियोलिथिक एज से बिलोंग करता था। इट वॉज पल्लावरम हैंड एक्स, और इसको भी इन्होंने खुदाई करके इनकी टीम ने निकाला था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पल्लावरम हैंड एक्स जो है, अब ये पल्लावरम का मतलब यहाँ पर क्या है? पल्लावरम मतलब वो जिस जगह पे मिला था उस जगह को रेफरेंस के तौर पर, जहाँ पर वो कुल्हाड़ी मिली थी पत्थर की, उसको हम कहते हैं, उस हैंड एक्स को उस जगह से एसोसिएट करके पल्लावरम हैंड एक्स, ठीक है। अब आपको कमेंट करके ये बताना, आपका होमवर्क ये है, भारत के अंदर वेयर द पल्लावरम साइट इज लोकेटेड, कहाँ पर है पल्लावरम? आज के समय में कौन से राज्य में है पल्लावरम, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ओके। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टोन एज के बारे में, ठीक है। अब हम इंडिया स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, हम प्राचीन विश्व का इतिहास पढ़ रहे थे, अब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और वहां पर ये जो पेलियोलिथिक एज, नियोलिथिक, मेसोलिथिक एज है, अब हम इंडिया स्पेसिफिक होकर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक एरा, जिसको हम लोग स्टोन एज भी बोलते हैं, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। इंसानों ने कुछ भी लिखा पढ़ी यहाँ पर शुरू नहीं करी थी, ठीक है। हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता कैसे लगता है? फिर जब इंसान कुछ लिख कर ही नहीं गए तो हमें कैसे पता लगता है कि उस टाइम पर इंसान रह रहे थे और ये एक्टिविटी कर रहे थे, ये चीज़ें यूज़ कर रहे थे, या फिर ये सब चीज़ें वो बनाते थे? आर्कियोलॉजिस्ट ने
अलग अलग जगह पर जाकर अपनी टीम के साथ खुदाई करी है और वो अवशेष बाहर निकाले हैं। तो हमें जनरली इस एज के बारे में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता लगता है, जो कि हमारे लिए इस एज को समझने के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है, कोई डायरी राइटिंग नहीं करता था, कोई पत्थरों पर नहीं लिखता था, लिखना जानते ही नहीं थे इंसान, इंसानों की लैंग्वेज की डेवलप नहीं हुई थी, बोलना तो जानते नहीं थे, लिखना तो बहुत दूर की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं वो है आर्कियोलॉजिस्ट ने आगे चलकर, जैसे रॉबर्ट ब्रूस वुड एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट, खुदाईकार जो होते हैं, वो जो दिलचस्पी रखते हैं इतिहास को समझने के लिए, तो अलग अलग जगह पर जाकर वो खुदाई करते थे, जो भी अवशेष आर्टिफैक्ट्स उनको देखने को मिलते थे तो उसके बेसिस पर वो एक अनुमान लगाते थे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम ऐसे किसी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की बात करते हैं दोस्तों जहाँ पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, हम चीज़ों को निकाल कर ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा इंसानों ने घड़ा बना रखा है तो इसमें वो पानी पीते होंगे, कुछ ग्रेन्स को रखते होंगे, कपड़ों को रखते होंगे, जानवरों को मारकर उसका गोश्त या मीट रखते होंगे। ये सिर्फ एक स्टोरी मेकिंग का क्राइटेरिया होता है। 100% पुख्ता सबूत के साथ कोई हिस्टोरियन, कोई आर्कियोलॉजिस्ट आपको मानव इतिहास की कहानी फैक्चुअल तरीके से डिट्टो एग्जैक्टली जैसे घटनाक्रम हुआ था एग्जैक्टली वैसे नहीं समझा सकते हैं। सिर्फ कड़ी से कड़ी, चेन से चेन मैच कर एक स्टोरी बनाई जाती है जो कि आपके सामने परोस दी जाती है। ठीक है, अब रिलाई करने के लिए उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि जो सामान अवेलेबल है उस सामान के बेसिस पे ही हम एक स्टोरी बना सकते हैं कि ऐसा इंसान करते होंगे, ऐसा हुआ होगा, ऐसे वो जीवन व्यतीत करते होंगे। तो ये होगा, होंगे वाली चीज़ होती है, अनुमान लगाने वाली चीज़ होती है। जब रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अब वहाँ पर भी एक दिक्कत आ जाती है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपार्ट फ्रॉम सैकड़ों लाखों करोड़ों आर्टिफैक्ट्स के अलावा हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं सील्स में, या फिर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ भी चुके होंगे, धौलावीरा एक साइट थी गुजरात के अंदर, वहाँ पर 10 लेटर का एक साइन बोर्ड देखने को हमें मिला है। अब वो हमारे पास सामने अवेलेबल है सोर्स के, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत है डिसाइफरमेंट की, कि हम नहीं समझ सकते हैं, आज तक नहीं समझ पाए कि वो क्या लिख कर गए हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास प्रॉपर ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिस भी राजा ने, जिस भी इंसान ने उसको जो भी गुदवाया था पत्थर के ऊपर, मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर कुछ लिखा था, उसको हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, वो सोर्स ज़्यादा रिलायबल होता है। रिलायबल वैसे सोर्स ये भी है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी मेकिंग ज़्यादा है। यहाँ पर हम इंसानों की साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं उस इंसान के इतिहास को समझने के लिए जिस ज़माने में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये एक लिमिटेशन होती है हिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है, ये एक मेजर लिमिटेशन है, एक मेजर ड्रॉबैक है ये। तो स्टोन एज जो भारत के अंदर है उसको आप 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हो, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। और इंडिया के अंदर भी इसका टाइमलाइन मतलब वही रहता है, क्योंकि जो विश्व का जो प्राचीन इतिहास है वही भारत के अंदर इस टाइम पर जो एजेस थी उसका ये प्राचीन भारत का इतिहास था। चीज़ें पैरेलली डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो 2.5 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BC तक का टाइम पीरियड पेलियोलिथिक एज के साथ जुड़ा हुआ है भारत में। 10,000 से लेकर 7,000 BC तक का जुड़ा हुआ है मीसोलिथिक एज के साथ। 7,000 से 2,000 BC तक का जुड़ा हुआ है नियोलिथिक एज के साथ। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पेलियोलिथिक एज को समझने के लिए। ठीक है, पेलियोलिथिक एज जिसका टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 BC तक, या फिर 2.5 मिलियन BC ईयर्स भी आप इसको कह सकते हो। तो पेलियोलिथिक एरा को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ये एक ऐसे मानव इतिहास के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला टाइम पीरियड एरा जो सबसे पहले था और सबसे ज़्यादा, देखो ये वाला फैक्ट आ गया आपके सामने, मोस्ट एक्सटेंसिव पीरियड है ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, बहुत वास्ट है। अपर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, ठीक है, इसके अंदर ये डिवाइडेड है ये टाइम पीरियड, और बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास है क्योंकि 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 BC तक का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है। इस टाइम पीरियड पर इंसान जो थे, जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग्स जो थे, वो प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते थे। प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पहले जो उनको कुदरत में टूल्स दिखते थे, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको कोई शेप नहीं दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसा वो पत्थर मिला, किसी जानवर को मारना है तो उसको शार्प नहीं करा, उसको कोई शेप नहीं दी, पत्थर उठाया फेंक दिया उसकी खोपड़ी पर, फट गई उसकी खोपड़ी, मारकर खा गए शाम को पकाकर। ठीक है, कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करनी है। प्रिमिटिव स्टोन टूल्स इस टाइम पर वो यूज़ करते थे, ये उनकी साइकोलॉजी थी। ठीक है, वो
हंटर्स गैदरर्स थे, वो फोरेजिंग पर रहते थे। फोरेजिंग का मतलब होता है जैसे पत्तियाँ और ये सब चीज़ें जो आप इकट्ठी कर लेते हो और इसको फिर आप यूज़ करते हो। जैसे आपने फल और सब्जियां जो है पेड़ों से तोड़कर इकट्ठी कर ली, आप उसको खा रहे हो। और ये वो हो गया गैदरिंग। और हंटिंग में आ जाता है जानवरों का शिकार करना, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके अपनी आसपास की सराउंडिंग से अपने आप को एडजस्ट करना सीख गए थे, ठीक है। उसके बाद मेन फीचर्स क्या थे पैलियोलिथिक एरा के, पैलियोलिथिक एज के। तो ऐसा ये सिर्फ याद रखना, जो मेन फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिया स्पेसिफिक होकर डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है जो भारत के अंदर पैलियोलिथिक एज का जो इंसान था वो नेग्रिटो रेस से बिलोंग करता था। इंसानों की अलग अलग रेसेस होती हैं जो इंसानों की जड़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे एंसेस्ट्री के रूट्स क्या हैं। तो इंडिया के अंदर जो इंसान की जो रेस है, रेसेस को अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे यूपीएससी आप ऑप्शन लेते हो ना दोस्तों, किसी का साइकोलॉजी ऑप्शन होता है, किसी का पीएसआईआर होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, ऐसे ही के ऑप्शनल होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम इंसानों के कल्चर को, उनके कस्टम्स को, रीति रिवाज परंपरा को, उनकी एंसेस्ट्री को, उसके रूट्स को, उनकी रेसेस को हम बहुत पुराने साल से जाकर कनेक्ट करते हुए आज के इंसानों के उन रीति रिवाज परंपराओं को जोड़ते हैं। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट में हम इंसानों के रूट्स को देखते हैं, स्पेशली उनकी रेसेस को, अलग अलग ट्राइब्स वगैरह को हम स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को आप में से जिसने पढ़ा होगा तो आप इसको समझ सकते हो। फिलहाल के लिए जो हम जनरल स्टडीज़ वाले जो बच्चे हैं आपके और मेरी तरह, हमें सिर्फ इतना समझना है कि एक रेस है, अलग अलग तरह की रेसेस होती है दुनिया में। एक रेस है नेग्रिटो रेस। भारत के जो इंसान हैं उनकी जो जड़ है वो नेग्रिटो रेस से बिलोंग करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और वो ओपन एयर स्पेसेस में रहते थे, ठीक है। रहते बहुत सारी जगह पे थे, लेकिन वन ऑफ द जगह थी कि खुले आसमान के नीचे जो है शिकार विकार करा, खाया पिया, वहीं पर सो गए, ठीक है। अब हर मौसम जो है उसमें आप ओपन स्पेसेस में तो रह नहीं सकते हो, तो वो गुफाओं में भी रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, ठीक है। और नदियों के किनारे भी रहते थे। अब यहाँ पर जो इंसान नदियों के किनारे रहते थे उनका मेन पर्पस एग्रीकल्चर नहीं था, जो कि नियोलिथिक एज की पहचान बनेगा जाकर के। नदियों के किनारे इंसान नियोलिथिक एज में इसलिए रह रहा है क्योंकि उसे खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए। लेकिन इस ज़माने के अंदर लोग रिवर वैलीज के पास इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनको हंट करना है, ठीक है, रिवर एनिमल्स को, स्पेशली फिशेस को, ठीक है। उसके बाद ये फॉरेजर थे, ठीक है, यानी कि गैदर करते थे वाइल्ड फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, और हंटिंग करते थे। इस टाइम पीरियड के अंदर इंसान को कोई भी नॉलेज नहीं थी घर कैसे बनते हैं, मटके घड़े वगैरह कैसे बनते हैं और खेती बाड़ी कैसे होती है। इन सब चीज़ों को लेकर कोई ज्ञान नहीं था इंसानों को। आगे चलकर इंसानों ने इसी ज़माने के अंदर फायर जो है वो इन्वेंट करी। इसकी कहानी आप जानते होंगे कि इंसान जो है एक बार ऐसे ही टाइम पास करने के लिए पत्थर को रगड़ रहा था, उसमें से चिंगारी निकल रही थी और वो खुली घास पे जाकर वो चिंगारी जो है वो गिर गई। उन्होंने देखा इससे आग लग सकती है, और ऐसे हम जो है फिर आगे चलकर उन्होंने देखा कि सर्दियों में हम अपने शरीर को, हाथ पैरों को ताप सकते हैं, जिससे हमें वार्मथ मिलेगी, हमें कंफर्टेबल एक लिविंग कंडीशंस मिलेगी। और आगे चलकर फिर जो रॉ जानवरों को मार के वो खाते थे, फिर उन्होंने मीट वगैरह को पकाना भी शुरू करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के। यानी कि इंसान लेजर टाइम में, फ्री टाइम था उस टाइम पर, आपकी तरह टाइम वेस्ट थोड़ी ना करते थे लोग उस टाइम पर कि यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, ठीक है। कुछ भी करने लग गए टाइम वेस्ट करने के लिए। इंसान का गुजारा करने के लिए क्या था? गैदरिंग करना, हंटिंग करना, खाना पीना, मजे से सो जाना। अब खाली इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा जब खाली दिमाग बैठा हुआ है। तो वो लोग पेंटिंग करते थे। पेंटिंग किस पे करते थे? जो गुफा पहाड़ वगैरह होती है उनकी चट्टानों पे करते थे वो, ठीक है। अच्छा, कलर्स कहाँ से आते थे उनके पास पेंटिंग करने के लिए? जो नेचर में आसपास जो अलग अलग फूल पत्तियां वगैरह होती है उसके एक्सट्रैक्ट्स को वो निकालते थे, ठीक है। जैसे आपके पास जो एक वो होता है ना, एक औजार होता है, जैसे औजार कह रहा हूँ मैं, सॉरी, आपके पास एक वो चीज़ होती है जैसे आप अदरक कूटते हो, ठीक है। तो ऐसी एक वो पत्थर का एक बेस, एक बाउल टाइप बना लेते थे, उसके अंदर जैसे फूल वगैरह जो है, जो पत्तियां, जो घास है, उसको पीसते थे। उसका एक्सट्रैक्ट वगैरह जो निकलता था इन द फॉर्म ऑफ जूस, उसको वो डुबा डुबा के पत्तियों के अंदर फिर वो पेंटिंग करते थे। कुछ पेंटिंग्स तो इंसानों ने इतने बढ़िया तरीके से नेचर की चीज़ों से एक्सट्रैक्ट निकाल कर करी हैं कि वो आज भी अवेलेबल हैं उन गुफाओं, उन चट्टानों पे आज भी वो पेंटिंग्स बन रखी हैं। एक एग्जांपल है, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है भिम्बेटका।
भीमबेटका के ऊपर जो रॉक पेंटिंग्स हैं, भीमबेटका जो एक साइट है वो पेलियोलिथिक एज की साइट है, वहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स इंसानों ने बनाई थी वो आज भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो इंसान यहाँ पर पेंटिंग करते थे और ये पेंटिंग का सिलसिला जो है, जैसे पेलियोलिथिक एज को 3 फेजेस में बांटा जाता था, वो अपर पेलियोलिथिक एज के अंदर शुरू हुआ है। ठीक है, शुरुआत से नहीं था ये पेलियोलिथिक एज के अंदर पेंटिंग करने का सिलसिला, अपर पेलियोलिथिक एज के अंदर जाकर शुरू हुआ। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपकी बन सकती है एमसीक्यूज में। उसके बाद यहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो रफ टूल्स को यूज़ करते थे, अनरिफाइंड स्टोन्स को भी यूज़ करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके पत्थरों की कोई अच्छी शेप नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ रफ स्टोन टूल्स को वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब उन रफ स्टोन टूल्स का जो पेलियोलिथिक एज में यूज़ होते थे जो टूल्स, उनको अलग अलग बस नाम दिए जा रहे हैं, आपको बस ये नाम जानने हैं। ठीक है, एक थे हैंड एक्सेस, जैसे कि आपने देखा पलावरम हैंड एक्स, चॉपर्स, ठीक है, ये चॉपिंग करने के काम आते थे, ब्लेड्स, ठीक है, थोड़ा सा कोई पत्थर लिया और उसको साइड से वो थोड़ा सा पहना है तो एनिमल्स की स्किन वगैरह को उतारने के वो काम आता था। ठीक है, ब्यूरिन्स और स्क्रेपर्स, ठीक है, ये कुछ पत्थरों के नाम है जो कि पेलियोलिथिक एज में यूज होते थे। तो इंडिया के अंदर जो पेलियोलिथिक एज है उसको आप 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो, लोअर, मिडल और अपर पेलियोलिथिक एज। ये स्पेसिफिक हम पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। पेलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड वैसे ही है जैसे वर्ल्ड में जो है हिस्टोरिकल पीरियड को, पेलियोलिथिक एज को समझने का है। 1 लाख BC तक ये एक्सटेंड होता था। 1 लाख से लेकर 40,000 BC तक मिडल पेलियोलिथिक एज जो है मानी जाती है, और 40,000 से लेकर 10,000 BC तक अपर पेलियोलिथिक एज मानी जाती है। तो जैसे जैसे एज आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हो कि इंसान जो स्टोन टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी रिफाइननेस आ रही है, वो पतले हो रहे हैं, शार्प हो रहे हैं। ठीक है, साइड के एजेस जो है वो उनके बन रहे हैं जैसे ब्लेड्स की तरह, अगर उनको यूज़ करने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से एक आपको डिड यू नो का एक बॉक्स दे रखा है, फैक्ट फाइल दे रखी है। पेलियोलिथिक एज में जो इंसान भारत के अंदर थे उनको एक टाइटल से नवाजा जाता है, उनको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज़ाइट मैन। रेफरेंस के लिए हम उनको बोलते हैं क्वार्ट्ज़ाइट मैन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे पत्थर का इस्तेमाल करते थे अपने टूल्स को बनाने के लिए। क्वार्ट्ज़ाइट मैन बोला जा रहा है, तो आप पत्थर तो समझ ही गए होंगे क्वार्ट्ज़ाइट। क्या खास बात होती है इस क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर की? इससे बना हुआ कोई भी जो औजार होता है, जो पत्थरों का औजार इस टाइप पर इंसान बनाते थे, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग लास्टिंग तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो लंबे समय के लिए। बार बार आपको उसको नए नए टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, टूटेगा नहीं आसानी से। ठीक है, ये ख़राब नहीं होगा आसानी से। तो इंसान जो है एक्सप्लोर तो करते ही रहते थे कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, उसको यूज़ करेंगे हम क्या होगा, इस पत्थर को यूज़ करेंगे तो क्या होगा। धीरे धीरे करते करते इंसानों ने ये जाना होगा, ठीक है, कि क्वार्ट्ज़ाइट जो है ये अच्छा पत्थर है, इजीली टूटता नहीं है। बार बार हमें पत्थर जो अलग अलग लाने पड़ते हैं, वो टूट जाते हैं जानवरों का शिकार करते करते, या उनके सर पे जैसे हम मारते हैं। ये बढ़िया पत्थर है, तो इसके वो टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। इस तरीके के टूल्स जो है इंसानों ने क्वार्ट्ज़ाइट से बनाए थे पेलियोलिथिक एज के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आर्ट एंड कल्चर की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारी चीज़ें आई नो आप जानते होगे इसके अंदर, लेकिन ये वाली बुक हमारी सिर्फ हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए नहीं है। अभी बहुत कुछ आपको जानना है जो कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जानने को नहीं मिलेगा। जो प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर जो होता है, डांस फॉर्म, थिएटर, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में अभी और भी बातें हमें करनी है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।